मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए, विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। यस मैम। तो हम यहाँ यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है फूड एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये फूड एंड मेटाबॉलिज्म दोनों का जो लास्ट एम होता है या लास्ट टारगेट होता है वो एनर्जी जनरेट करना और बॉडी को एनर्जी देना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एनर्जी होती क्या है, क्योंकि यदि हम अपनी बॉडी में देखें तो एक ही तरह की एनर्जी नहीं होती है ना। जैसे हम सोचें कि सिर्फ खाना खाया, खाना से एटीपी बना और उससे एनर्जी नहीं, तो ये एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनका भी। हमारे बॉडी में साउंड एनर्जी भी काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी भी काम करती है, केमिकल एनर्जी भी काम करती है, हीट एनर्जी भी काम करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी काम करते हैं और लाइट एनर्जी भी करती है। तो भले ही ये जो सारे टाइप हैं एनर्जी के, ये किससे जुड़े हैं? फिजिक्स से, है ना, लेकिन ये किसी ना किसी रूप में हमारी बॉडी में काम करते हैं। अब कैसे करते हैं? जो हम सुनते हैं वहां पर कौन सी एनर्जी काम करेगी? साउंड। जो हम देखते हैं वहां पर लाइट, है ना। अब जो भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है और जो भी उससे चीजें बन रही हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो रही? केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद में हमारे ब्रेन में जो एक इम्पल्स पूरे समय चलता रहता है न्यूरॉन्स में एक से दूसरी जगह, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हीट एनर्जी का हम डाइजेशन और बहुत सारी चीजों में हमारी बॉडी में हीट एनर्जी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज रखने के लिए भी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हीट एनर्जी का भी यूज होता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जितनी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी बॉडी में यूज होती है। यहाँ पर एक मैकेनिकल एनर्जी नहीं दी गई है, वो भी हमारी बॉडी में यूज होती है। क्योंकि जब हम किसी अपने जॉइंट को मूव करते हैं, किसी मसल्स को मूव करते हैं या बॉडी के किसी ऑर्गन को मूव करते हैं, तो वहां पर कौन सी एनर्जी काम आती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से हमारी बॉडी को यदि आप देखें, ह्यूमन बॉडी को, कि हर तरह की एनर्जी की प्रेजेंस में ही बॉडी के सारे फंक्शंस हो पाते हैं। अब जो एनर्जी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट में इसकी डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। और इसका इन्वेंशन जूल ने किया था, इसलिए एनर्जी जो फिजिक्स में जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो जितनी भी बॉडी के थ्रू हम कार्य करते हैं या बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट करते हैं, उन सब की एफिशिएंसी, उन सब को करने की क्षमता किससे होती है? एनर्जी से। किसी भी वस्तु को उठाना, हाथ को हिलाना, पलकें झपकना, बात करते समय टंग का मूवमेंट होना, वोकल कार्ड का मूवमेंट होना, और इस तरह से हम, आप देखिए, कोई भी एक्टिविटी विदाउट एनर्जी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जैसे कोई भी वस्तुओं को हिलाना, उठाना, गर्म करना, रोशन करना, ये सब चीजें एनर्जी के फॉर्म में है। और एनर्जी मुख्यतः दो तरह की एनर्जी में होती है। एक तो गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं, और दूसरा पोटेंशियल या स्टोरेज। तो ये दो तरह की एनर्जी मैन होती हैं। तीसरा जो होता है वो एक एनर्जी का लॉ होता है, जिसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके हिसाब से क्या है कि जो कोई भी एनर्जी है उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे साउंड एनर्जी है, मैं अभी आपसे बोल रही हूं, तो मैं एक रूम के अंदर बोल रही हूँ, यहाँ के जो यहाँ का एनवायरमेंट है, वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं मेरे बोलने से, उनकी एक फ्रिक्वेंसी बन रही है जिससे वेव्स बन रही हैं। तो ये जो जो भी चीज मैं साउंड एनर्जी में बोल रही हूँ, ये साउंड एनर्जी हो गई। तो इस साउंड एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे ग्रंथों में कहा जाता था ना कि अच्छा बोलिए, क्यों? क्योंकि हम जिस तरह की बात करेंगे वैसी साउंड एनर्जी क्रिएट होती जाएगी। अब मान लीजिए इस रूम में बैठ के मैं 6 घंटे बात करती हूँ, अब वो 6 घंटे में यहाँ जो एनर्जी क्रिएट होगी, तो मैं यदि अच्छा बोल रही हूँ तो यहाँ पर कैसी एनर्जी
की अधिकता रहेगी, अच्छी एनर्जी। अगर मैं बुरा बोल रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी से ये पूरा एटमॉस्फेयर भर जाएगा, नेगेटिव से। और जैसी एनर्जी की अधिकता रहेगी वैसा हमारे ऊपर इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और साउंड एनर्जी के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब बहुत जो एडवांस टेक्निक है वहां पर, जैसे सपोज यहाँ मैंने अभी एक लेक्चर दिया और इसके बाद मैं इस रूम से चली गई, तो मेरे रूम से जाने के 3 घंटे बाद तक मेरे लेक्चर को वापस कैप्चर किया जा सकता है। ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप नासा कर चुका है कि वो 3 घंटे तक की आवाजें पकड़ सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम जो भी कहते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में। और साउंड एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। इसका मतलब हम जो भी कह रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सुरक्षित रह रहा है। तो इसी बिंदु को ध्यान में रख के जो अभी नासा के रिसर्च चल रहे हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कि वो जो महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उसे ओरिजिनल रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो सफल कहाँ तक हुए हैं कि उन्होंने कुछ फ्रीक्वेंसी मैच करके ऐसे रिकॉर्डर्स बनाए हैं जिसमें वो महाभारत युद्ध के जो कोलाहल है, जो चीखने चिल्लाने की आवाज है, उसमें जो तलवारें यूज हो रही हैं, उनके जो शस्त्रों के साउंड्स हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो एक हाथी था जो मारा गया था, अश्वत्थामा, उसके जो चिंघाड़ने की आवाज है, जब भीम ने उस हाथी को मारा था तो उसके जो चिंघाड़ने की आवाज है, वहां तक की रिकॉर्डिंग वो कर चुके हैं। तो इसीलिए जो कहते हैं कि जो भी बोलो अच्छा बोलो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। तो एनर्जी को यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। फॉर्म चेंज करना मतलब कैसा, जैसे कि पहले रिकॉर्ड चलते थे, सभी ने देखे होंगे ब्लैक कलर के बड़े से। तो हमने क्या किया था, साउंड एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर कर दिया था। और जब उस पर हम वो हेड रखते थे तो वो मैग्नेटिक वापस साउंड में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इस तरह से हम सारी एनर्जीज को उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बट उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो इनके जो कोर प्रिंसिपल हैं एनर्जी के, वो हमने बोला कि ये 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है काइनेटिक, दूसरी होती है पोटेंशियल। तो काइनेटिक कौन कौन सी हो जाएंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, साउंड, रेडिएंट, ये सब कैसी होंगी, काइनेटिक। और पोटेंशियल कौन कौन सी होंगी, केमिकल, इलेक्ट्रिक, इलास्टिक और ग्रेविटेशनल, ये जो है ये पोटेंशियल होंगी। तो जो एनर्जी है उसको हम एक साधारण शब्द में बोलें तो ये बोलें किसी भी चीज के मूवमेंट की या उसके कार्य करने की क्षमता एनर्जी है। अब हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की थी, वो यही है कि जो एनर्जी है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसकी फॉर्म चेंज की जा सकती है। और जो यूनिट्स अगर हम देखें तो इन जनरल जहां हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पर ये जो इंटरनेशनल इसकी यूनिट है वो जूल है। ठीक है, तो बस यहाँ तक हमारे लिए ये सफिशिएंट है। अब एनर्जी के टाइप कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप तो हमने पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अलावा और कौन कौन से, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जीज होती हैं जो पावर देती हैं। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर कैसे होता है, तो ऊर्जा को, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम टोस्टर यूज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी एक दूसरे से ट्रेवल कर सकती है कि एक जगह से दूसरी वस्तु में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें एनर्जी के लिए पॉसिबल हैं। एनर्जी वर्सेस पावर मतलब जो कार्य करने की क्षमता है वो एनर्जी है,
और जिस पर ऊर्जा स्थानांतरित या परिवर्तित होती है, मतलब पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये पावर, एनर्जी से कितना पावर मिलेगा, ये निकालने का एक फॉर्मूला है। अब हम आगे एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी काम करने की क्षमता है, और जिसके कारण से किसी भी चीज को हम चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, किसी वस्तु को हिला सकते हैं, किसी वस्तु को उठा सकते हैं, किसी चीज को गर्म कर सकते हैं, कहीं पर लाइट कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने में हम किससे डील कर रहे हैं? एनर्जी से डील कर रहे हैं। अब ये एक फंडामेंटल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, और जो किसी भी फिजिकल सिस्टम में चेंज करने के लिए, मोशन लाने या कोई भी चेंज करने के लिए ये यूज होती है। और इसमें जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों तरह शामिल है, और इनको एक दूसरे में ट्रांसफर भी किया जा सकता है और ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, लेकिन ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो एनर्जी एक आत्मा के लेवल की बात करती है। जब हम आत्मा को भी यही बोलते हैं ना कि उसको ना कभी जन्म लेती है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। तो एनर्जी ही भी एक तरह, आत्मा भी जो है, सोल जो है, वो भी एक तरह की एनर्जी है। अब इसके जो हमने मूलभूत प्रकार पढ़े थे वो काइनेटिक, जिसको के ई से बताते हैं, और ये जैसे चलती हुई कार, हवा, ध्वनि, जिसमें मोशन है, मूवमेंट है। और पोटेंशियल मतलब इसको पी ई से करते हैं, जो स्थिर है और उसके बाद वो वहां से एनर्जी को क्रिएट कर रही है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल, रेडिएंट और न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसका कंजर्वेशन, ये जो नियम हमने अभी पढ़ा था कि उसे ना नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ उसे ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया जा सकता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं? अगर हम केमिकल एनर्जी दें तो खाने का बनना, बैटरी में एनर्जी को सेव करना। अगर हम थर्मल एनर्जी का दें तो जैसे गैस चूल्हे से एनर्जी होती है, दो चीजों को हम आपस में रगड़ते हैं थोड़ी देर तक, तो उसमें एक हीट जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल यदि दें तो जो उपकरण हमारे जितने जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, जैसे फैन को जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो उसमें मूवमेंट आ जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी। और रेडिएंट मतलब जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा से हमको जो मिलती है एनर्जी, वो रेडिएंट होती है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एनर्जी एक्सपोन। तो जो मानव है उसमें जो एनर्जी के बल पे ही वो चल रहा है, ये तो हम समझ गए हैं, ठीक है, कि अगर एनर्जी नहीं है उसकी, इवन उसकी आत्मा तक को भी हम एक एनर्जी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसको, वो जो मनुष्य की डेली रूटीन की एनर्जी है उसमें वो कुल कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब ये कंज्यूम में कौन कौन सी एनर्जी आ जाएंगी कि जब वो आराम करता है, जब वो कोई काम करता है, और जब वो भोजन करता है। तीन तरह की हैं। तो इसमें जो पूरी एनर्जी तीनों को मिला के कंज्यूम करता है उसको क्या बोला गया है? TEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसमें पहला क्या होता है कि जब वो आराम करता है तो उसे क्या बोला गया है? RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। RMR। जब वो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसको बोला गया है PA। और जब वो भोजन करता है, मतलब भोजन करने में क्या होगा? थर्मिक इफेक्ट होगा, फूड का जठर अग्नि प्रज्वलित होगी, फूड का पाचन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। यहाँ चार टर्म आपको मिल रहे हैं, TEE, RMR, PA, TEF। ठीक है, इनकी आगे भी चर्चा होगी तो इनके कहीं फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ एनर्जी के फुल फॉर्म दिए हैं।
जैसे बीएमआर जिनके भी हम बात कर रहे थे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, REE रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब रेस्टिंग में एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे होगा? मान लीजिए आपके पेट में कुछ खाना है तो वो डाइजेस्ट होगा, आपका हार्ट बीट होगा, आपकी ब्रीथ इन आउट होगी, लंग्स फैलेंगे, सिकुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ये जो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, भले ही आप सो क्यों नहीं रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे REE। ग्रोथ रेट, नॉर्मल ग्रोथ और कैचअप ग्रोथ। फिर फिजिकल एक्टिविटी, पैरालाइज्ड, कन्फाइंड टू बेड और एम्बुलेटरी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी, एक हेल्दी है व्यक्ति तब क्या हो रही है, अगर कोई पैरालाइज्ड है तब क्या हो रही है, कोई बेड रिडन है तब क्या हो रही है, और कोई किसी बीमारी से बहुत ज्यादा प्रभावित है और बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने में असमर्थ है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में सर्जरी, बर्न, इन्फेक्शन, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, ट्रामा किसी तरह का जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, उस समय क्या एक्सेस एनर्जी यूज हो रही है। तो अब दैनिक ऊर्जा जो हमारी डेली एनर्जी है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो होता है RMR, या इसी को हम BMR बोलते हैं। अब यहाँ पर आगे कंफ्यूज मत होना, RMR और BMR दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो ये कौन सी ऊर्जा है? जो रेस्टिंग पोजीशन में ह्यूमन बॉडी है, लेकिन उस समय जो उसकी ब्रीदिंग हो रहा है, उसका सर्कुलेशन हो रहा है, उसके जो सेल्स ब्रीथ कर रहे हैं, या उनमें डाइजेशन हो रहा है, या उनमें एनर्जी क्रिएट हो रही, तो जो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हार्ट बीट हो रही है, लंग्स फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो भी काम कर रहा है, जो उसके सोने के दौरान भी कर रहा है, उसके लिए उसको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उन सिस्टम्स को या उन फिजियोलॉजी को बनाए रखने के लिए, वो इसके अंतर्गत आती है। ये सामान्य कुल ऊर्जा व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। फिर उसके बाद इसमें वसा रहित, मतलब फैट फ्री मास मसल्स, ये किस किस पे डिपेंड करता है? फैट फ्री मास मतलब मसल्स पर, एज पर, जेंडर पर और हार्मोनल स्टेट पर। इन चीजों पर ये जो RMR या BMR फैक्टर है, ये डिपेंड करता है। फिर दूसरा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, मतलब PA। अब इसी को कहते हैं एक्टिविटी इंड्यूस्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर। दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस समय जो एनर्जी का कंजम्पशन है, वो सबसे अधिक वेरिएबल रहेगा, क्योंकि हो सकता है यदि वो तेज भाग रहा है तो एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वहीं वो आराम से चल रहा है तो कम हो जाएगा। मान लो वो एक्सरसाइज कर रहा है या जिमिंग कर रहा है तो एनर्जी का जो खपत है वो बढ़ जाएगी, और अगर वो नॉर्मल बैठा टीवी देख रहा है तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत अधिक परिवर्तनशील होता है, क्योंकि उसकी गतिविधियां डिफरेंट होती हैं, और जिस तरह के उसके एक्शन होते हैं उसी के आधार पर उसकी एनर्जी की उसको आवश्यकता होती है। तो ये अक्सर जो है, ये फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जिसको शॉर्ट में PAL कहते हैं, उसके बेस्ड पर कैलकुलेट की जाती है। अब ये PAL क्या है? रेशो ऑफ TEE टू BMR, ठीक है। ये TEE और BMR का अनुपात होता है, जिसके आधार पर PAL की निकाला जाता है। अब जो थार्मिक इफेक्ट है फूड का, ये तीसरी तरह की थी, TEF। इसी को क्या कहते हैं? डाइट इंडक्शन थर्मोजेनेसिस, DIT। तो TEF और DIT दोनों सेम चीज है। अब ये एनर्जी किस में लगेगी? जो हमने खाना खाया उसका जो डाइजेशन हुआ, उसका एब्सॉर्प्शन हुआ, उसके पूरे जो न्यूट्रिशंस है वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुए, स्टोर हुए, फिर जो वेस्ट क्रिएट हुआ उसको बॉडी से बाहर किया। इन सारी चीजों में जो एनर्जी लगती है वो TEF होती है। और ये जितनी पूरी एनर्जी, हम मान लीजिए हमने 100 यूनिट एनर्जी पूरे दिन में कंज्यूम की, तो उसका 10% मतलब 10 यूनिट किस में होगी?
इस चीज में होगी। फिर इसके अलावा एक और एनर्जी होती है ये ग्रोथ, प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस की। तो जब भी ग्रोइंग पीरियड है तो उस समय बच्चों को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। ग्रोइंग पीरियड मतलब कब? बचपन, है ना, बाल अवस्था। तो उस समय एनर्जी अधिक लगती है और जीवन के पहले 2 वर्षों में सबसे अधिक लगती है। मतलब 0 to 2 ईयर तक ये बहुत अधिक एनर्जी लगती है। इसके अलावा फिर एनर्जी का रेशो कब बढ़ जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशंस। यहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब यदि यहाँ पर एक एनर्जी इन और एनर्जी आउट का एक रेशो दिया है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी से हम एनर्जी ले रहे हैं तो 17 kg पर ग्राम, प्रोटीन 17, फैट और ऑयल 37। अब वहीं पर आउट के क्या क्या होते हैं? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना है उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मिक इफेक्ट कितना है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमको अगर निकालना है कि एनर्जी की टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है। फिर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हम कितना कर रहे हैं, और जो अगर ग्रोइंग है तो ग्रोथ में कितना हो रहा है। तो जब हम ये पूरा प्लस करेंगे तब हमारा जो टोटल टाइम होगा एनर्जी का, जिसको हमने TEE कहा है, वो निकलेगा। आवश्यकताओं को जो ऐसे फैक्ट हैं कि जो बॉडी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो ये किस किस चीज से जो एनर्जी का खपत है या एनर्जी कंजम्पशन है, ये वेरी करेगा। बॉडी कंपोजिशन, जैसे बॉडी में कितना फैट है, कितने मसल्स हैं, और उनका जो उनको वो किस तरह से यूज करते हैं। जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के मसल सेम है लेकिन एक व्यक्ति ऑफिस में डेस्क वर्क कर रहा है, दूसरा व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, तो 100% दोनों के एनर्जी में भले ही उनका मसल्स मास मसल्स सेम है, लेकिन उनके जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो डिफरेंट होगा। फिर जेंडर, ज्यादातर मैन में ज्यादा लगती है, मेल में, और फीमेल्स में थोड़ा सा कम लगता है। एज, कि किस एज का है वो कितनी एज के हिसाब से एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है। क्लाइमेट, अगर बहुत अधिक ठंडा या गर्म है तो वहां पर भी एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, और इसमें जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जिसमें ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन सभी शामिल हैं, उन सब में एनर्जी की कितनी खपत होती है निकलती है। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब डाइजेशन का पूरा एलिमेंट्री कैनाल की फिजियोलॉजी में कितनी एनर्जी लग रही है। और फिजिकल एक्टिविटी की, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मूवमेंट होता है, तो उस समय पर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन एनर्जी का, वो क्या है कि ह्यूमन एनर्जी जो है वो केमिकल और बायोफ्यूल, केमिकल एनर्जी जो है वो सेल्स के लिए फ्यूल का काम करती है, और फिजिकल एनर्जी, तो जो केमिकल एनर्जी है जो सेल के लिए बायोफ्यूल का काम करती है, वो हमको कहाँ, ग्लूकोज और अदर चीज मतलब खाने से मिलती है। फिजिकल एनर्जी कौन कौन सी बॉडी में काम करती है? थर्मल, मैकेनिकल और कुछ अदर एनर्जी। अब मैकेनिकल में कौन कौन सी एनर्जी काम करती है? काइनेटिक और इलेस्टिक, 2 तरह की एनर्जी काम करती है। तो ये ओवरऑल एक चार्ट दिया है कि ह्यूमन बॉडी में कितने तरह की एनर्जी फंक्शन करती है। अब जो फूड एनर्जी है, वो जब कोई भी ह्यूमन फूड का इंटेक लेता है, अब वो खाना खा के उसका क्या क्या यूज करता है, या तो वो काम करता है, खाने को पचाने में यूज करता है, और वो जो खाना पच गया है उसके जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व तुरंत ट्रांसफर हो रहा है बॉडी में, वो तो ठीक है, लेकिन वो कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर भी करता है। ठीक है, तो ये 3 तरह से उस फूड एनर्जी को काम करता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो खैर आप छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस यहाँ ये समझने की जरूरत है कि फूड एनर्जी को किस किस फॉर्म में बॉडी यूज करती है। अब देखिए, जो ह्यूमन एनर्जी है वो इज द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन, मतलब वो किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो शारीरिक काम करे, चाहे वो कोई कॉग्निटिव टास्क करे या इमोशनल काम करे, सब में उसको किसी ना किसी तरह से एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी जो है वो भोजन से तो मिलती है,
क्योंकि जो मनुष्य भोजन करता है वो भोजन एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाती है, और ये परिवर्तन कैसा होता है? मेटाबॉलिक एक्शन से। उसमें एक चयापचय या मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होके और फिर एनर्जी जनरेट होती है। फिर इसके बाद में अब उसकी खपत कैसे होती है आप देखिए। जैसे कभी सपोज आप किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, आप वहां बैठे रहते हैं 5 घंटे, लेकिन जब आप घर आते तो आपको लगता है आप बहुत थक गए, जबकि आप सिर्फ एक जगह बैठे रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो इमोशंस होते हैं वो भी एनर्जी को ड्रेन करते हैं या गेन करते हैं। जब आप किसी दिन उठते हैं, बहुत अधिक एक्टिव महसूस करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो आप देखिए उस दिन आप कितना काम कर लेंगे, आपको भी नहीं लगता कि अरे मैंने इतना सारा काम कर लिया। तो ये जो एनर्जी है ये किस किस पे डिपेंड करती है? मन के भावों पर या इमोशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये इनहेल एक्सेल में भी काम करती है। जब आप इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो अगर इसका एनर्जी देखा जाए तो यह कहाँ कहाँ खपत हो रही है? बॉडी के हीट को मैनेज करने में, इनहेल करने में, एक्सेल करने में, ब्रीदिंग को बैंड करने में, फिर फिंगर मोशन अगर आप हाथ पैर हिला रहे हैं, आम हाथ पैरों को हिलाने में, फिर ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में, यदि आप पैरों को हिला रहे हैं तो उसमें। तो इस तरह हर जगह एनर्जी ही यूज होती है। अब जो की कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी के इसके क्या क्या है? एक तो इसका फिजिकल बेस है, और दूसरा वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वो है। तो फिजिकल क्या है? फिजिकल में तो जो भी ह्यूमन अपना भोजन को या फूड को इंटैक्ट करता है वो मेटाबॉलिक उसमें प्रोसेस होता है और उसके थ्रू एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी है जो भोजन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और ये केमिकल एनर्जी जब हर एक सेल तक जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है एटीपी में, तो वो सेल के किस पार्ट में स्टोर होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो सेल का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज और मालूम है कि हम हमेशा मातृशक्ति बोलते हैं, पितृशक्ति बोलते हैं क्या? कभी सुना है? जबकि अगर हम फिजिकल लेवल पर स्ट्रेंथ लेवल पे देखें तो मेल की अधिक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन शक्ति के रूप में हमेशा किसको पूजा जाता है? माँ को, किसी भी मतलब फीमेल को। तो यहाँ पर ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं ये मदर सेल से जाते हैं। हमेशा ये मदर सेल ही वहां पर माइट्रोकॉन्ड्रियस बनाता है। तो जो सेल में ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर रखता है, और जब जिस सेल को जरूरत होती है तो वहां पर ये ग्लूकोज के रूप में उसे सप्लाई ब्लड के थ्रू होता है, और फिर इस सेल के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होता है और ये एटीपी क्रिएट करता है, और वो कहाँ स्टोर हो जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह से वो उसका पावर हाउस है हर एक सेल का। तो जो भी पूरे 24 घंटे में ह्यूमन काम करता है, मान लो वो जैसे यहाँ पर दिया है कि जो वो सो रहा है तो लगभग 83, और जब वो दौड़ रहा है, काम कर रहा है, तो 2415, तो इससे लेके 3000 तक करीब होता है। तो ये एक टेंटेटिव रेशो दिया है, ये ऐसा नहीं है कि सभी का ये, क्योंकि सबके वर्किंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, तो ये सब में चेंज हो सकता है। अब ये जो ह्यूमन एनर्जी है इसके कौन कौन से प्रकार होंगे? एक तो फिजिकल, कि उसकी स्टेमिना कितनी है, उसकी वाइटलिटी कितनी है, वो डेली टास्क में कितनी एनर्जी को ले रहा है। फिर इमोशनल, मतलब उसके मूड कैसे हैं, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके इंटरेक्शंस कैसे हैं, मतलब उसके मूड और फिजिकल में किस तरह का सामंजस्य है। फिर मानसिक, मतलब कॉग्निटिव, उसका फोकस कितना है, उसका अटेंशन कितना है। फिर स्पिरिचुअल, मतलब उसका जो
इंटरनल इंटेंशन है वो क्या है, फिर उसके बाद में उसकी अमूर्त और भावना। मतलब यहाँ पर अक्सर अमूर्त भावना का मतलब होता है कि वो अक्सर अपने अंदर आंतरिक जगत से जुड़ जाना, जिसको हम कह सकते हैं, और फिर अपने अंदर ब्रह्म के वास को महसूस करना या परमात्मा को महसूस करने लगना, तो वो अमूर्त भाव होता है। और सेंस ऑफ पर्पस मतलब उस उसका वो जो भी काम कर रहा है उसके पीछे पर्पस क्या है। मान लीजिए वो पैसे कमा रहा है, पर्पस क्या है, फैमिली को बहुत सुख से रखे, या जो बहुत सारे बाहर गरीब बच्चे घूम रहे हैं उनको स्कूल भेजे, या एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाए। तो डिपेंड उसका कोई भी वो काम करे तो उसके पीछे पर्पस क्या है। यदि वो एम पर्पस बहुत अच्छा है तो उसकी सक्सेस के रेशो बढ़ जाते हैं और वो कम एनर्जी में अधिक काम कर लेता है। और वहीं जब वो सेल्फिश हो जाता है वो पर्पस, तो वो बहुत अधिक एनर्जी देता है लेकिन उसका सक्सेस का रेशो कम हो जाता है। अब एनर्जी एक्सचेंज, तो जो एनर्जी को ये कंज्यूम तो करता ही है लेकिन इसको एक्सचेंज भी करता है। जैसे एटमॉस्फेयर के साथ कैसे करता है, कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि यदि हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो आके अपने आप को बहुत थका महसूस करते हैं, तो क्या हुआ, वहां नेगेटिविटी ज्यादा थी तो आपकी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, है ना। या कई बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव होता है, तो आप देखिए आपका भी बहुत, आपको इरिटेशन लगने लगता है अंदर से। तो यहाँ पर ये जो शरीर की गर्मी है, बॉडी की हीट है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसे ऑरा कहते हैं, इस वर्ड से आप लोग सब परिचित हैं। तो इसके थ्रू ये जो एनर्जी एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। ऑरा किस किस ने देखा है? हैंड अप, हैंड रेस करें, हम सब करें। यस, प्रीति जी ने देखा है, वेरी गुड। अपना कि किसी और का? अनम्यूट करें प्रीति जी। निधि जी ने भी देखा है। आचार्य जी को तो मैम देखते हैं महाराज अवतार, अलग ही दिखता है, उनके पिक्चर्स में भी दिखता है। मतलब एक लाइन दिखती है और बहुत ज्यादा, जिसका ऑरा जितना प्योर सोल होती है उतना ज्यादा है, तो मैंने देखा है इनका। अपना तो बहुत हल्का सा दिखता है, मतलब वाइट हाँ, हल्का सा कंपैरेटिवली तो रहेगा ही हल्का। हम्म। निधि जी? मैम ओरा देखा नहीं है बट फील किया है कि किसी के जैसे किसी के भी पास जाते हैं ना, तो कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, और कुछ लोगों के साथ अपने आप ही नेगेटिविटी आती है, पता नहीं क्यों, तो वो फील होता है बस। हाँ मैम, ये चीज तो फील होती है कई बार, किसी के साथ हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है लेकिन आपको आप लोग को मैं बताऊं, बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ऑरा देखा जा सकता है, बिल्कुल थोड़ी सी। मैडम ये प्राणिक हीलिंग में होता है क्या? मेरे को भी किसी ने थोड़ा सा सिखाया था एक बार कि हाँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद, और फिर जो पॉजिटिव होते हैं उनका व्हाइट ऑरा होता है, जो नेगेटिव होते हैं उनका ब्लैक होता है, ऐसा भी उन्होंने बोला था। डल होता है, मतलब ब्लैक तो नहीं कह सकते लेकिन डल होता है। और तो गुरु यहाँ महाराज पे जो पिक्चर्स में दिया ना, ये ऑरा ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दिए हैं, ये एक ब्रैनन मॉडल दिया है और 7 लेवल दिए हैं ह्यूमन एनर्जी के। तो वो 7 जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या क्या है वो यहाँ पर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट में तो जो एथरिक बॉडी होती है उसका ही आपको वो ही दिखती है। फिर इमोशनल बॉडी दिखने लगती है जैसे जैसे आप ऑरा देखने में एक्सपर्ट होते जाते हैं। फिर मेंटल बॉडी भी आपको दिखती है, फिर एस्ट्रल बॉडी दिखती है, फिर एथेरिक टेम्पलेट दिखता है, उसके बाद में सेलेशियल बॉडी दिखती है, और उसके बाद में काइनेरिक कैथेटिक दिखती है। तो इस तरह से ये 7 लेवल्स होते हैं। इनके बारे में कभी हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लें। मैम सीख सकते हैं ऐसे हम ऑरा कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई बहुत बहुत बड़ा थोड़ी साइंस है वो, उसमें कोई सिद्धि है वो नहीं है, वो तो साइंस है, प्योरली साइंस। मशीन्स भी आ गई हैं डिटेक्ट करने के लिए। हाँ, कैलियोग्राफी कैमरा की आ गया है।
तो जो ये कीरियोग्राफी कैमरा होता है उससे अगर हम पिक लेते हैं तो आपका ऑरा उसमें आ जाता है। हालांकि काफी महंगा होता है वो, लेकिन वो उसमें बहुत सही आता है। इवन उसमें चक्रास का भी आ जाता है क्योंकि पूरी एनर्जी की फील्ड आती है। यदि आप बैक साइड से लो तो आपके चक्रास का भी बहुत अच्छा डिटेल आ जाता है कि वो किस तरह से हैं, कौन से एक्टिव हैं, कौन से ब्लॉक हैं, कैसे हैं। तो ये जो एनर्जी रीडर होते हैं ना, ये उस फोटो को रीड करते हैं फिर। तो उसमें डिपेंड करता है कि वो एनर्जी का कलर क्या है, डेंसिटी क्या है, किसके बाद कौन सा कलर है, कौन सी लेयर आगे कौन सी, मतलब बहुत सारा उसमें भी फिर डीप नॉलेज है। तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। और अभी जो रिसेंट काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी हार्मफुल डिजीज यदि बहुत हार्मफुल आने वाली है तो वो लगभग 3 से 6 माह लगता है उसको बॉडी तक पहुंचने में, ऐसा बोला जाता है। तो अब इस पे रिसर्च चल रहा है कि क्यों ना व्यक्ति का साल में 2 बार यदि कीलियोग्राफी फोटो ले लिया जाए तो उसके बीमारी आने के पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो उस पे रैकी प्राणिक हीलिंग वालों का बहुत सारा काम चल रहा है। और कोई भी चीज, मतलब आपका ऑरा एक तरह से शील्ड है आपकी, ऐसा मान लीजिए कि चारों तरफ से आपको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो कहीं से भी वीक हुआ, कहीं से भी उसका एनर्जी का फ्लो कम हुआ, उसकी डेंसिटी कम हुई, उसकी ब्राइटनेस कम हुई, तो उस जगह से वो वीक हो गया, तो वहां से फिर बीमारियां आती हैं। तो ऐसा बोला जाता है जैसे कि मान लीजिए सपोज कुछ यहाँ पर मुझे बीमारी आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो लगभग 6 महीने पहले से इस हिस्से का ऑरे की जो ब्राइटनेस है वो डल होने लगेगी, उसकी चमक कम होने लगेगी, डेंसिटी कम होने लगेगी, और वो उसकी जो विड्थ है, फैलाव है, वो कम होने लगेगा। तो ऐसा बहुत सारे वो चल रहे हैं कि अगर हम उसको पहले से ही चेक कर लें और जैसे ही देखें कि मान लीजिए यहाँ का कम हो रहा है, तो इसको हम, क्योंकि एनर्जी का सिद्धांत क्या है हमेशा कि वो हाई से लो की तरफ जाती है। तो जिनकी एनर्जी हाई है वो यहाँ पर प्राणिक हीलिंग या रैकी अप्लाई करेंगे, तो उनकी चूंकि हाई है, यहाँ लो है, तो वो एनर्जी यहाँ फ्लो होके इसको मेंटेन कर देगी, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तो इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और बहुत सक्सेस भी मिल रहे हैं। तो बहुत जल्दी मेडिकल साइंस भी ऐसा होगा कि ये एनर्जी पर आ जाएगा। यहाँ से कर लें, ठीक है। आज मेरी ख्याल से बहुत सारा हो गया है। आज मैडम मजा आ रहा है, तो आज हमें लग रहा है ज्यादा हो गया।